तो हेलो गाइस, वेलकम दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में अपन एसएससी की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसके ओल्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को आपको इम्पोर्टेंट क्लास मानना है, क्योंकि इसमें अपन ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखिए। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा या फिर हुमायूं के द्वारा? तो दिल्ली का जो पुराना किला था वो किसके द्वारा बनाया गया था? शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बताना कि G7 में जो टोटल देश शामिल होते हैं वो कौन कौन से देश होते हैं, क्योंकि एसएससी में ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है G7 से, तो इसको आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बताना है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बताइए कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? कमेंट बॉक्स में बताना है। सॉरी, आपको बताना कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ब्रह्म समाज के जो ब्रह्म सभा या फिर ब्रह्म समाज बोल सकते हो, उसके राजा राम मोहन राय जी क्या थे? संस्थापक थे। कमेंट बॉक्स में आपको नोट करना है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त या फिर बटुकेश्वर दत्त? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ए ऑप्शन राइट आंसर, इसको आपको नोट कर लेना है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको देखना है। नोट कीजिए, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि सबसे पहले साइमन कमीशन कब हुआ था, साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो मुख्य कारण था वो क्या था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे इस कारण, या फिर सभापति ब्रिटिश पार्टी के थे, या फिर गांधी का असहयोग आंदोलन था? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो साइमन कमीशन था इसके बहिष्कार का जो मुख्य कारण था वो क्या था? कि जो सभी व्यक्ति थे, सभी सदस्य थे, वो क्या थे? अंग्रेज थे। इस कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार हो गया था। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको बताना है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको टाइप करने हैं। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर का, इसे देखिए। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? ये आपको बताना है। ये आपका लल्लू क्वेश्चन नहीं है, एसएससी में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो आज का जो क्लास है इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस की तैयारी के लिए जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं से ही आपका फुल ऑफ रिवीजन होता है, उन्हीं से ही आपकी क्या होती है? प्रैक्टिस होती है, इन्हीं से ही आपका क्या होता है? रिवीजन होते हैं। तो क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी टेकल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर पे चलते हैं। वित्त मंत्री प्रमाणित करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। अब मैंने आपको इसमें काफ़ी बार बताया था, ग्रोस के बारे में बताया था, आपके जीएनपी एनएनपी के बारे में पीछे का जो वीडियोस है उनमें बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन अवश्य आता है। मैंने बताया था कि आप जीएनपी से यदि एनएनपी निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? हाश को घटाया जाता है, ब्याज को, कर को, या फिर इमदाद को? तो आपको हमेशा नोट करना है, कभी भी घटाने की बात होती है तो उसमें हाश को ही क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है।
तो राइट आंसर ए ऑप्शन। इसमें एक एड सेक्शन और आता है, उसके बारे में अपन थोड़ा आगे बात करेंगे, तो इसको आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, आरबीआई का फुल नॉम क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यहाँ से सवाल आ जाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय ये कहाँ पर है, ये भी आपको बता देना है। तो तीनों चारों सवाल को आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1947 में किया गया था, 1948, 1949 या फिर 1951 में। तो कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है कि कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1949 में किया गया था। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। ये आपको बताना है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनता है। आपको ऑप्शंस दे रखे, जूरा, पिरेनीज, काकेसस या फिर नन ऑफ दिस। तो स्पेन और फ्रांस की जो मध्य सीमा है, इसमें जो पर्वत सीमा बनती है वो कौन सी बनती है, पिरेनीज बनती है। राइट आंसर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अपन ने 8 क्वेश्चंस को 6 मिनट पे क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो यहाँ से आपकी जो क्या होती है, नॉलेजफुल जो स्टडी होती है वो क्या होती है, बूस्ट अप होती है। तो आपको क्वेश्चंस को नोट करते जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है, आपको बता देना है। सबसे पहले आपको बताना है कि सर्वाधिक सिंचाई वाली फसल कौन सी है, सर्वाधिक सिंचाई किस फसल को चाहिए, यानी जो सर्वाधिक सिंचाई वाली जो फसल है वो कौन सी है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सर्वाधिक सिंचाई वाली फसल कौन सी है, गेहूं है, इसको आपको नोट करना है। और सर्वाधिक उपजाऊ जो फसल है, यानी जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन सी फसल है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जलवायु उपयुक्त होती है उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, टुंड्रा या फिर नन ऑफ दिस। तो गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, कमेंट बॉक्स में आपको छापकर बताना है। गुजरात में बहता है, महाराष्ट्र में बहता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो जो आपकी नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, सबसे पहले आपको ये बताना है। आपका एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, कमेंट बॉक्स में बताना है लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अन्यथा अपन कल वाली क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। तो जो नर्मदा नदी है उसका अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में आता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 3 ऑप्शन खरीफ की फसल के दे रखे हैं और एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो खरीफ की फसल में नहीं आता है। तो सबसे पहले चावल के बारे में बात करते हो, तो चावल खरीफ की फसल है, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गन्ना खरीफ की फसल है और कपास खरीफ की फसल है। तो आपके 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, वो क्या है, खरीफ की फसल है, लेकिन जो गेहूं है वो खरीफ की फसल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन, इसे आपको नोट कर लेना है। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो गेहूं है वो किसकी फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या फिर किसकी फसल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका HW क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। सेशन को जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया तो सेशन को धमाकेदार शेयर करना है। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन, आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के वीडियो बनाते हैं, उन्हीं से आपकी स्टडी होती है। जैसे MTS की मानो, आपके NDA, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी की तैयारी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में करवाई जाती है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाती है, जहां से आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले अपन इस पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूँ की खेती नहीं करता है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। तो वो कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं
गेहूं की खेती नहीं करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं, जैसे अपन ने ऊपर बात की थी जीएनपी एनएनपी के इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आपका क्या होता है, डी से आपका नाम आता है डोमेस्टिक। क्या आता है? नोट करते जाना है, इंग्लिश वर्ड है। डोमेस्टिक का मतलब हिंदी में क्या होता है? घरेलू होता है। क्या होता है? घरेलू। डोमेस्टिक से यदि आपको नेशनल की तरफ जाना है, किसकी तरफ? नेशनल की तरफ जाना है। नेशनल को बोला जाता है हिंदी में राष्ट्रीय। यदि आपको डोमेस्टिक से राष्ट्रीय की तरफ जाना है तो इसमें क्या ऐड करना होता है? विदेश से होने वाली आय को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो नोट करते जाइए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। विदेश से होने वाली आय को यदि आप क्या करते हो, ग्रोस, ग्रोस का मतलब क्या होता है? सकल। क्या होता है? ग्रोस का मतलब सकल। ग्रोस से यदि आप किसकी तरफ जाते हो? नेट की तरफ। नेट का मतलब हिंदी में क्या होता है? शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध। शुद्ध की तरफ जाते हो तो इसमें से माइनस क्या करनी होती है? घिसावट करनी होती है। क्या करनी होती है? घिसावट। घिसावट बोल सकते हो, या फिर इसमें क्या होता है? हाश होता है। ऐसे आप नोट कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इससे जो क्वेश्चंस बन पाते हैं वो कौन से क्वेश्चन बनते हैं, अपन बात करते हैं। यदि आपको क्या करना है, जीडीपी से किसकी तरफ जाना है? जीडीपी से एनडीपी की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? एनडीपी की तरफ। तो देखिए, जी से एन में चेंज हुआ है, डी पीक है, और डी, ये देखिए आपके जो सेकंड वर्ड्स दे रखे हैं वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका जो फर्स्ट वर्ड दे रखा है वो चेंज है। तो आपको फर्स्ट वर्ड को उठाना है, दोनों शब्दों से फर्स्ट वर्ड को उठा लेंगे। तो ये आपको दे रखा है जी से एन की तरफ जाना है। जी का मतलब अभी मैंने बताया ग्रोस, एन का मतलब मैंने अभी बताया नेशनल। ग्रोस से यदि नेट, सॉरी, जी का मतलब ग्रोस, एन का मतलब नेट। आपको इस वर्ड में आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा कि एन का मतलब नेशनल है या फिर नेट। तो ग्रोस से यदि आप नेट की तरफ जाते हो तो क्या करना होता है? घिसावट को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। नोट कर लीजिए। अब अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है जी एन पी से किसकी तरफ जाना है? एन एन पी की तरफ जाना है। तो देखिए एन एन पी ये दो वर्ड तो आपको सेम दे रखे हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ड आपको अलग दे रखा है, तो दोनों के फर्स्ट वर्ड को उठा लेना है। जी से एन की तरफ जाते हो, जी का मतलब यहाँ पे दे रखा है ग्रोस, एन का मतलब यहाँ पे नेट दे रखा है, तो माइनस क्या करोगे? घिसावट करोगे। तो अपन ने इसके बारे में डिटेल से देख लिया है। अब अपन आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। यदि अपन जाते हैं जी एन पी से, किसकी तरफ जाते हैं? जी एन पी से जाते हैं एन डी पी की तरफ। तो बताना है कि इनमें से, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले अपन बात करते हैं पी। देखिए पी वर्ड इसमें समान है तो पी को भूल जाइए। जी एन और ये एन डी दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड को लेते हैं, जी से एन की तरफ जाते हैं, और सेकेंड वर्ड क्या है? एन से डी की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ? डी की तरफ। तो जी का मतलब तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ग्रोस। एन का मतलब नेट दे रखा है, तो इसमें से माइनस करना होगा घिसावट को। अब अगले वाला जो एन दे रखा है इसका मतलब दे रखा है नेशनल। क्या दे रखा है? नेशनल। नेशनल से यदि आप जाते हो डोमेस्टिक की तरफ, किसकी तरफ जाते हो? डोमेस्टिक की तरफ। डी का मतलब डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक तरफ जाने पर विदेश से होने वाली आय को क्या किया जाता है? इसमें माइनस किया जाता है। अब माइनस कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन ने प्लस के बारे में बात की थी। तो प्लस के बारे में तो अपन ने ऐसे बात की थी, यदि अपन डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो प्लस करते हैं, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। एन से यानी नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं। इसी प्रकार देखता है आपको, यदि ग्रोस से किसकी तरफ जाते हैं? नेट की तरफ, तो माइनस करते हो। नेट से किसकी तरफ जाते हैं? ग्रोस की तरफ, तो प्लस करते हैं। तो चारों को आपको नोट कर लेना। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ माइनस, ग्रोस से नेट की तरफ माइनस, और नेट से ग्रोस की तरफ प्लस करना होता है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन पाते हैं, इनको आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कमेंट बॉक्स में छापकर बताना कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तापीय, आणविक, सौर ऊर्जा या फिर जल विद्युत ऊर्जा। इनके आगे आपको ऊर्जा लगाने हैं, जैसे तापीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। तो जो भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सी ऊर्जा है? तापीय ऊर्जा है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब आपको बताना है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है?
सोने की खदान के लिए, चांदी की खदान के लिए, हीरे की खदान के लिए, फिर लोहे की खदान के लिए। तो क्वेश्चन को आपको छाप लेना है, क्वेश्चन को आपको रीड करना है। किस खदान के लिए फेमस है ये? हीरे की खदान के लिए फेमस है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अब आपको बताना है कि जो कुचिपुड़ी है, क्या है? कुचिपुड़ी, ये किस राज्य से संबंधित है? फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसे देखिए। निम्नलिखित में से नृत्य शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? भांगड़ा, गिद्दा, छऊ या फिर मणिपुरी। भांगड़ा और गिद्दा ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। छऊ किस राज्य से? मणिपुरी से आ जाता है मणिपुर, तो ये मणिपुर से संबंधित है। लेकिन इनमें से जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? मणिपुरी है। कमेंट बॉक्स में आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर डी ऑप्शन। तो आपके भांगड़ा, गिद्दा और छऊ क्या हो जाते हैं, इनको आपको बताना है। एक आपके होते हैं क्लासिकल डांस और एक आपके क्या होते हैं? फोक डांस। दोनों को आपको नोट कर लेना है। फोक डांस होते हैं और एक क्या होते हैं? क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस आपके 8 होते हैं। क्वेश्चन अगला क्या दे रखा है, इसे देखिए। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर कौन सा? हेयर मिरर का जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है? दे रखे हैं अवतल, उत्तल, समतल या फिर नन ऑफ दिस। तो ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं इनके द्वारा जो प्रयोग करने वाला जो हेड मिरर होता है वो कौन सा होता है? वो आपके अवतल होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अवतल उत्तल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समतल से भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ से एक सवाल आता है, क्या आता है? एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/v माइनस 1/u होता है। f यहाँ से फोकस दूरी होती है, v प्रतिबिंब दूरी होती है, b यूँ क्या होती है? बिंब दूरी होती है। क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। एक फॉर्मूला और होता है आपका, जो स्मॉल f होता है वो क्या होता है? इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है इसका हाफ होता है। इसको भी नोट कर लेना है। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांस रहते हैं, तो नोट कर लेना है अगले क्वेश्चन को। लेजर बीम सदा होती है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होती है। अभिसारी बीम होती है, अपसारी होती है, समांतर बीम या फिर नोटिस। सबसे पहले अभिसारी के बारे में बात करते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि जो छोटी छोटी किरणें मिलकर क्या करती है? छोटी छोटी किरणें मिलकर एक ही पॉइंट पे यदि क्या हो जाती है? अभिश्रत हो जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? अभिसारी बोला जाता है। अपसारी में क्या होता है कि छोटी बिंदु से निकलकर कोई किरणें फैल जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? अपसारी बोला जाता है। ये देखिए, इसके फैलने का रूप क्या है? अपसारी है। और इसके एक बिंदु पर एकत्रित होने का मतलब अभिसारी है। अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर एकत्रित होना, अपसारी का मतलब फैलना। तो जो लेज़र बीम होता है, आपने देखा होगा कि लेज़र में जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, वो चारों तरफ फैल जाता है लेज़र को ऑन करने पर। तो ये अपसारी बीम की तरह कार्य करता है। राइट आंसर बी ऑप्शन आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नोट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो धातुओं की तरह चमक, जिनमें धातुओं की तरह चमक पाई जाती है? ए ऑप्शन ग्रेफाइट, आयोडीन, दोनों या फिर नन ऑफ दिस। तो ग्रेफाइट और जो आयन है वो क्या होती है? इनमें क्या पाई जाती है? धातुओं की तरह चमक उत्पन्न होती है, धातुओं की तरह चमक पाई जाती है। तो आपको नोट कर लेना है। अब अपन कुछ टीआरक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब कुछ अपन जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ऐसे अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपको नोट करते जाना है, मैं ओनली उनकी डेट्स यहाँ पे नोट कराऊंगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपको नोट करना है। 13 अप्रैल 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1909 में। इसको नोट कर लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब अपन बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में हुई थी। ये आपको नोट कर लेना है, स्वदेशी आंदोलन की। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो नोट करना है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। तीनों को नोट करना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। साइमन कमीशन कब आया था? ये आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो नोट कीजिए, 1928 में आया था साइमन कमीशन। 1928 में क्या आया था? साइमन। इसको नोट कर लेना है, साइमन कमीशन भारत आया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है। दांडी यात्रा कब चली थी? सबसे पहले अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 9 अगस्त 1925 में क्या हुआ था?
काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, इसको नोट कर लेना। क्या हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। तो मैं इससे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, नोट कर लेना है सूरत अधिवेशन। 1924 में क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन हुआ था, ये भी नोट करना है। क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। इसके नेतृत्व कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे, ये भी नोट कर लेना है। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ का, ये भी नोट। WC बनर्जी क्या थे? इसके संस्थापक थे, नोट करना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को, ये आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, इसे भी नोट कर लेना है। तो आज के क्वेश्चंस के बारे में अपन ने बात की है, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन ने बात की है। अब आपको बताना है कि यूक्रेन के बारे में आपको बताना है कि यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या है? यूक्रेन की राजधानी क्या है? बताना है कि जेलेंस्की जो है क्या है? जेलेंस्की जो है यूक्रेन में क्या है? इस बार जो जेलेंस्की है, वर्तमान में जेलेंस्की यूक्रेन के क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी आपको बताना, जो भी है यूक्रेन के वो आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। आपको बताना है कि पूना समझौता कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ये भी नोट कर लेना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज के क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके SSC MTS यानी जो SSC की जो ऑल एग्जाम्स है MTS में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए। सेशन को जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिए। चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। तो सभी काम आपको करने हैं। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, MTS के धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।